हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एंड सॉरी स्टूडेंट्स, इतने दिन से लेक्चर नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरा भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, कॉलेज भी होता है, फिर मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, वो भी है, फिर ये भी पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर, जब आपसे आपका एड्रेस पूछा जाए तो आपका एड्रेस और इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम है। क्वांटम नंबर मींस बच्चे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। यानी कि आप एक बार बताओ, कंसीडर कर लो आप किसी भी स्टेट में रहते हो, कंसीडर करो कि आप हरियाणा में रहते हो, ठीक है। लेट सपोज करो आप हरियाणा में हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में है, ठीक है। कंपेयर करना दोनों को। हरियाणा में आप बच्चे कहाँ हो, हरियाणा में मान लो आप गुड़गांव में हो। जो आपका गुड़गांव है, गुड़गांव ही इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आप गुड़गांव में कहाँ हो, गुड़गांव तो बहुत बड़ा है, मान लो आप सेक्टर 14 में हो। जो आपका सेक्टर 14 है वही इलेक्ट्रॉन का एजीम्यूथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर है। अब सेक्टर 14 में आप कहाँ हो, आप मींस आपका हाउस नंबर क्या है, क्योंकि सेक्टर 14 में भी बहुत सारे घर हैं, तो आपका कोई ना कोई हाउस नंबर होगा। तो जो आपका हाउस नंबर है बच्चे, वही हमारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ऐसे कंपेयर करो। अब आप अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हो, या तो कुछ उल्टे काम कर रहे हो, यानी कि पढ़ने की जगह मूवीज देख रहे हो, फोन ऐसे लगाया और उसके अंदर हाँ पेरेंट्स आ रहे हैं तो लेक्चर चल रहा है, और वरना आपकी मूवीज चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं, रील्स चल रही हैं, ये। या फिर कोई सीधे काम कर रहे हो कि आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हो अपनी, फोकस्ड होके, ठीक है। तो इसी तरह से जो आप अपने घर में बैठ के उल्टे या सीधे काम जिसे मैं बोल रही हूँ, वही हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका एड्रेस वही इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अगर आपसे पूछा जाए कि क्वांटम नंबर क्या है, सीधा बोलो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन ये लिख के मत आना इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जहां से हमें ये पता चले कि मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है। एक फिक्स पोजीशन तो बच्चे हम नहीं बता सकते, हम एक रीजन लेते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब एक एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं बता सकते, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी, तब वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, this set of four numbers required to define an electron completely in an atom। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए जो हमें चार नंबर्स का सेट लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ बैठा है, उस सेट को बोलते हैं हम बच्चा क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, the first three have been derived from Schrödinger wave equation except spin quantum number। जो पहली तीन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब एक्सेप्ट क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि ये ऊपर के तीन जो है हमारे प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये पता चले हैं हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, और स्पिन क्वांटम नंबर को अलग से बाद में डिफाइन किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वांटम नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन मान लो एटम में है, यानी कि मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा है गुड़गांव में, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ है, गुड़गांव में। गुड़गांव में कहाँ है, सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 में कहाँ है, अपने हाउस, उसका हाउस नंबर में। हाउस नंबर में अंदर बैठ के वो कर क्या रहा है, वो क्लॉकवाइज काम कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वांटम नंबर है बच्चा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से, ठीक है। देखो, इतने टाइम से हम बना रहे थे ना, ये हमारा न्यूक्लियस, ये रेड से जो मैंने बनाया है, और ये जो ब्लैक से जो सर्कुलर पाथ बनाए हैं, हम इतने दिनों से कहते हैं शेल बोलो, ऑर्बिट्स बोलो, स्टेशनरी स्टेट्स बोलो, ठीक है।
तो ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिट है, ये जो n है, ये n ही बच्चे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट शेल में है, या फिर उसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में है, या फिर हम उसे बोलते हैं बच्चे n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल को ही हम बोल सकते हैं के शेल। मे भी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट शेल n इक्वल्स टू 1 ना दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि मेरा इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, एक्साइट होके वो मेरा n शेल में चला गया, तो आप कैसे बताओगे कौन सा के कौन सा n? ब्लैंक नहीं होना है वहां पे। तो n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट को बच्चा हम के शेल बोलते हैं, राइट? फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल को बच्चा हम के शेल बोलते हैं। n इक्वल्स टू 2, सेकेंड सर्कुलर पाथ, n इक्वल्स टू 2 को बच्चा हम सेकेंड शेल या फिर सेकेंड ऑर्बिट या फिर l शेल, याद रखो के एल एम एन ओ, के फर्स्ट शेल, n शेल n इक्वल्स टू 2, m शेल n इक्वल्स टू 3 यानी थर्ड शेल को ही m शेल बोलेंगे, फोर्थ शेल और फोर्थ ऑर्बिट को n शेल बोलेंगे, फिफ्थ शेल और फिफ्थ ऑर्बिट को बच्चा हम o शेल बोलेंगे, के एल एम एन ओ। ठीक है, देखो के एल एम एन ओ, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड फिफ्थ शेल, राइट? अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल और ऑर्बिट। n को हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है? अब ये क्या डिस्क्राइब करता है बच्चा? टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी डिस्क्राइब करता है, और ये इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है उसका साइज डिफाइन करता है। अब देखते हैं कि कैसे साइज बताता है। देखिए बच्चे, हम कह रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो टोटल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, यानी कि हमारा n किस तरह से एनर्जी से रिलेटेड है। देखिए, हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करेंगे तो होगी हमारी -13.6 Z² अगर मैं बात करूंगी जूल पर एटम की तो हो जाएगी हमारी एनर्जी nth ऑर्बिट की -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। अब बच्चा ये माइनस क्यों आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये माइनस जो है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम में स्टेबल है। जितनी ज़्यादा हमारी नेगेटिव एनर्जी होगी, एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर एटम में उतनी ही ज़्यादा है। इट मीन्स अगर बच्चे हमें उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़े किसी और शेल पे, किसी और ऑर्बिट पे, तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसे हायर लेवल पे कराती हूँ एक्साइट, ठीक है? तो ये है नेगेटिव का, नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और स्टेबिलिटी बता रहा है वो हमारे पास, ठीक है? अब देखिए, अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर देखो एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है हमारे n से, हमें तो रिलेशन n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखना है, ठीक है? तो एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है मेरी n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बच्चा? देखिए, अगर यहाँ माइनस साइन नहीं होता, माइनस साइन कंसीडर करो, अगर यहाँ नहीं होता तो आप डायरेक्ट बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा n, एनर्जी और n में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। लेकिन बच्चा जब यह माइनस साइन आ गया तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस न्यूमेरिकल्स में भी होगा, यानी इन रिलेशंस में भी होगा, ठीक है? तो इस माइनस की वजह से क्या होगा हमारा कि जब मेरा n इंक्रीज करेगा, यानी कि जैसे ही मैं लोअर शेल से हायर शेल्स में जाऊंगी, मेरी एनर्जी भी इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है? जैसे लोअर शेल से हायर शेल्स में जाऊंगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी लोअर शेल से हायर शेल में जाते वक्त इंक्रीज करेगी इस माइनस साइन की वजह से। अगर ये माइनस नहीं होता तो हमारा इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का साइन आता, लेकिन अभी ये रिलेशन दे रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, राइट? देखिए, n3
बड़ा है N2 से, यानी कि शेल नंबर 3 बड़ा होगा ऑब्वियसली शेल नंबर 2 से, बड़ा है शेल नंबर 1 से। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, अच्छा इसका आप बताइए, इसका क्या आएगा हमारे पास ऑर्डर, E1 E2 E3, क्या तीनों इक्वल होंगे, क्या तीनों में E1 बड़ा होगा फिर E2 फिर E3, या फिर उल्टा होगा। देखिए ध्यान से इसे, मैंने भी बोला कि ये माइनस साइन है, इस वजह से n इंक्रीज करेगा तो मेरा एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इट मींस M3 बड़ा है N2 से तो E3 भी बड़ा होगा बच्चा E2 से, N2 बड़ा है N1 से तो E2 भी बड़ा होगा E1 से। ठीक है, तो ये बनता है हमारा रिलेशन, ये आएगा आंसर। जैसे जैसे ऊपर हम हायर शेल्स में जाएंगे हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बच्चा वो इंक्रीज करेगी। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट, देखिए अब हमें करना है, डिस्क्राइब करता है ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। देखो साइज का मतलब अब क्या है, साइज का मतलब क्या है, यहाँ से हमारा रेडियस, जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का साइज, हमारे इसका साइज मतलब इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा साइज है इसका। ठीक है, अब रेडियस, रेडियस कैसे मेरा n से कैसे वो है रिलेशन में है, r जो रेडियस है बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको n स्क्वायर से, कोई नेगेटिव साइन नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर जैसे जैसे मैं हायर शेल की बात करूंगी, N3 बड़ा है N2 बड़ा है N1 से, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा साइज भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम हायर शेल्स में जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ऑर्बिट है इसका साइज भी क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए N3 बड़ा है N2 से, N2 बड़ा है N1 से, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, रेडियस ऑफ थर्ड शेल यानी थर्ड ऑर्बिट बड़ी होगी सेकेंड शेल या सेकेंड ऑर्बिट से, और सेकेंड ऑर्बिट बड़ी होगी हमारी फर्स्ट ऑर्बिट से। राइट, तो इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है टोटल एनर्जी को, और वो डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। राइट, देखिए बच्चे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हो चुका है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जो कि है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसी को ही बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। राइट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया था स्मॉल n से, ऐसे ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बच्चा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। ठीक है, अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सब शेल इन अ शेल। जैसे टॉपिक के अंदर एक होता है सब टॉपिक, इसी तरह से शेल के अंदर है सब शेल। और आपके एड्रेस के लैंग्वेज में कहें बच्चे तो जैसे गुड़गांव के अंदर सेक्टर 14 है, इसी तरह से शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब शेल। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ l डिफाइंस सब शेल। पता है l की वैल्यू, l क्या डिफाइन कर रहा है, सब शेल, तो l की हर एक वैल्यू क्या डिफाइन करेगी, सब शेल। सिंपल है। तो और क्या डिफाइन करता है बच्चे, ये शेप्स बताता है, सब शेल की शेप क्या होगी ये शेप्स बताता है हमें। ठीक है, अब शेप का अब हम 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले ये बेसिक समझेंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, देखो n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चे हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इंटीजर होगी, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी, और ना ही कभी भी जीरो होगी। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहेगी। फ्रैक्शन वैल्यू कभी नहीं होगी और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जीरो से भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बच्चा L की वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, L की वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। L मींस अपना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में ये भी नहीं होगी, बस दोनों में डिफरेंस है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से शुरू होती है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो सब शेल आएगा S,
अगर एल की वैल्यू 1 है तो सबशेल आएगा पी, अगर एल की वैल्यू 2 है तो सबशेल है मेरा डी, और अगर एल की वैल्यू बच्चा 3 है तो सबशेल है मेरा एफ। अब देखिए क्या है 1 2 3 कैसे आया, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या एल की वैल्यूज आएंगी, वो देखिए। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जितना शेल का नंबर होगा उतने ही टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स उस शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और एक और चीज लिखी कि एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल की वैल्यू इक्वल होती है n माइनस वन। एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर जो दिया हुआ हो उसमें से एक माइनस कर दो तो मेरे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। और एल की वैल्यू हमेशा शुरू करेंगे हम 0 से। देखिए आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n यानी कि फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है बताओ इसमें कितने सबशेल्स हैं। देखो सबसे पहले शेल नंबर किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, यानी कि n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, 1 सबशेल होगा। इसके उससे ये पढ़ा हमने इसलिए बोला फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल होगा। अब वो कौन सा होगा वो यहां से पता चलेगा। l की वैल्यू क्या है बच्चे, l इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर मैं n क्या है हमारा, फर्स्ट शेल की बात करें तो n की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1 0, तो l की वैल्यू आ गई बच्चा मेरे पास 0। और l की वैल्यू 0 पे कौन सा सबशेल है, s। l की वैल्यू 0 पे s सबशेल है, तो मैं बोल सकती हूँ 1s। 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये शेल नंबर 1 है, और s क्यों, क्योंकि सबशेल s है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं n इक्वल्स टू 2 की, देखिए n इक्वल्स टू 2 की, तो क्या अब आप मुझे बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स किसके इक्वल है, शेल नंबर के। शेल नंबर कितना है 2, तो कितने टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स होने चाहिए 2। अब कौन कौन से होंगे वो देखिए, n इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 2, n की जगह 2 रखूंगी क्योंकि हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बच्चा है मेरा 1। l की वैल्यू आ गई मेरी 1। अब जो l की वैल्यू 1 आई है और हमें स्टार्ट कहां से करनी है l की वैल्यू 0 से, तो 1 तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले 0 से शुरू करेंगे 0 और फिर 1, या 1 पे आके रुक जाना है हमें, 0 और 1, तो क्या होगी l की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक 0 और रुकना कहां पे हमारे पास 1 पे, क्योंकि l की वैल्यू 1 आई है। तो 0 पे कौन सा सबशेल है, s सबशेल, 1 पे सबशेल है p सबशेल, तो ये हो गया हमारे पास 2s क्योंकि हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, और ये हो गया हमारे पास 2p सबशेल, राइट, 2s सबशेल और ये हमारे पास 2p सबशेल। अब यहां से हमें पता चल गया कि हमारे पास दो सबशेल है। ये चीज हमें यहां से पता चल रही थी ना कि टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने आने चाहिए, जितना शेल नंबर है। अगर आप ये देख लोगे ना पहले, तो आप जितने भी सबशेल्स फाइंड आउट करोगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने सबशेल्स होने चाहिए, राइट। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ बच्चा n इक्वल्स टू 3 की, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, शेल नंबर के इक्वल, तो 3 सबशेल आने चाहिए। अब पता चल गया कि 3 सबशेल आने चाहिए, अगर 2 या 1 आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। तो 3 सबशेल्स आने चाहिए। n इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 2। l की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, 0 से 2 तक पहुंच जाओ, तो 0 से जाएंगे 0 1 और 2, ठीक है। तो इसकी 3 वैल्यूज आ गई, 0 1 2। 0 पे क्या है, s सबशेल, और शेल नंबर कितना है 3, तो 3s। 1 शेल नंबर कितना है 3, सबशेल 1 पे कौन सा सबशेल है p, तो 3p। शेल नंबर है 3 और सबशेल 2 से पता चलेगा, l की वैल्यू 2 से सबशेल कौन सा आएगा d, तो 3d। ये जो 3 है हमारे पास ये आए हैं, जब शेल नंबर 3 है तो उसमें 3 सबशेल्स होंगे, 3s 3p और 3d। सिमिलरली देखिए आपको समझ में तो आ रहा है ना बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि कहीं अगर मुझे थोड़ा स्लो करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 4। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, जितने शेल नंबर है, और शेल नंबर कितना है 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 4।
अब कौन कौन से होंगे वो देखिए, L इक्वल्स टू n माइनस वन, n की जगह रखिए 4 माइनस वन, L का आंसर आ गया 3। अब 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक पहुंच जाओ, 0 1 2 3 यानी 4 सब शेल आ गए, S P D और 1, देखो अरे रुको, कितने सब शेल है, 0 1 2 3, 0 से जो L की वैल्यू है ना बच्चे, 0 से शुरू करके उस वैल्यू तक पहुंच जाओ, ठीक है। 0 पे सब शेल है S, 1 पे सब शेल है P, 2 पे सब शेल है D और 3 पे सब शेल है मेरा F। और ये किस शेल नंबर की बात कर रही हूं मैं, वो शेल नंबर आगे लिख दो, 4S 4P 4D 4F, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब आप इसे खुद फिल कीजिए। फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल को बच्चे हमने क्या बोला था, एक और नाम दिया था के शेल। तो फर्स्ट शेल क्या है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फर्स्ट शेल बोला जाए, हो सकता है आपको बोल दिया जाए के शेल, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट शेल यानी कि हमारा के शेल। सेकेंड शेल के एल शेल, के एल एम एन, ठीक है, के एल। थर्ड शेल एम शेल, फोर्थ शेल एन शेल, ठीक है। अब इसमें लिखना है मुझे कौन कौन से सब शेल्स होंगे। देखो फर्स्ट शेल के अंदर 1s तो लिख दो 1s, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे 2s और 2p, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स होंगे 3s 3p 3d, और फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल्स होंगे 4s 4p 4d 4f। समझ में आ गया। देखिए अब हमने एक और चीज पढ़ी कि ये शेप को भी, सब शेल्स की शेप को भी डिफाइन करती है, और वो कैसे करती है वो भी देखिए। देखिए S जो है हमारी, उसकी शेप होती है बच्चे स्फेरिकल, ठीक है। S की शेप होगी इस तरह से, इस शेप को बोलते हैं, S की शेप होती है हमारी स्फेरिकल। P की जो शेप आती है वो होती है हमारी डम्बबेल, जैसे आप जिम में डंबल करते हो ना, वही डंबल, ठीक है। तो उसकी शेप हो गई डम्बेल। और D की शेप कैसी होगी हमारी, डबल डंबल, 2 डंबल को ऊपर नीचे रख दो तो आ गई हमारी D की शेप। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बच्चे, डबल डंबल, राइट। और F की शेप, इसमें 8 फोइल स्ट्रक्चर होता है और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए बस हम यहाँ ये लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये F का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, D का डबल डंबल है, P का डंबल है और S का स्फेरिकल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या डिफाइन किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने डिफाइन किया था टोटल एनर्जी और साइज, और वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा शेल या ऑर्बिट को। सिमिलरली एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर क्या डिफाइन कर रहा है, हमारी शेप को डिफाइन कर रहा है, और रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, एक शेल के अंदर के सब शेल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि शेप को डिफाइन करेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, साइज और एनर्जी को डिफाइन करेगा मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप ये आपको क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बच्चे, जिस तरह से एक जो भी चीज है, पर्टिकुलर कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो अगर लीनियरली मूव कर रहा है तो उसमें होता है लीनियर मोशन। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस मोमेंटम बोलना था। अगर कोई चीज लीनियरली मूव कर रही है तो उसमें होता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, तो उसमें होता है एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रॉन में होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये ऑर्बिटल कहाँ से आया वो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, इसके नेक्स्ट क्वांटम नंबर में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, एक ऑर्बिटल में, उस डब्बे में, ठीक है। तो अभी वो आप अभी टेंशन मत लो, नेक्स्ट अभी पता चल जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन का होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा कैपिटल एल से, और कैपिटल एल इक्वल होता है हमारा h/2 अंडर रूट स्मॉल एल ब्रैकेट स्मॉल एल प्लस 1। ये स्मॉल एल क्या है हमारा, स्मॉल एल है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे आप सब शेल भी बोल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल एल क्या है,
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं जिसे आप सब शेल बोल रहे हैं। और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आप 1000 बार अब तक पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड। इसकी जो ये यूनिट है ना बच्चे, इसको जरूर याद रखिएगा, जूल सेकंड, ठीक है। और 2 पाई तो 2 पाई है, पाई तो पाई है अपना 3.14 या फिर 22/7 वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए L की वैल्यू अलग अलग सबशेल में क्या आती है। देखिए S सबशेल में बच्चा L क्या होता है मेरा 0, L की वैल्यू 0 होती है जब भी मेरा S सबशेल आता है। तो अगर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इसमें वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? L इक्वल्स टू h/2 पाई अंडर रूट, क्या आएगी? स्मॉल l, ये l+1, ये फॉर्मूला है। अब इस l में आप 0 रखो, h/2 पाई अंडर रूट 0, 0 + 1, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, हर चीज से, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो S सबशेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा मेरा 0, राइट। P सबशेल की अगर मैं बात करती हूँ, वेट, दूसरा मार्कर कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड। देखिए P सबशेल की अगर मैं बात करती हूँ तो P सबशेल कब आ रहा था? जब L की वैल्यू क्या थी बच्चा? 1। तो 1 रख दीजिए, L इक्वल्स टू h/2 पाई इस फॉर्मूले में, अंडर रूट L क्या रखूं मैं? 1, ये L भी 1 + 1, h/2 पाई क्या हो जाएगा? 1 प्लस होंगे 2, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2, तो अंडर रूट 2। तो ये मेरा P सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, राइट। अब मैं बात करूंगी हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेरे D सबशेल का, राइट। तो D सबशेल में L की वैल्यू क्या थी बच्चा? 2, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा? h/2 पाई अंडर रूट L, L की जगह रख दो 2, ये L इसकी जगह भी रख दो 2, 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6, h/2 पाई L की वैल्यू, यानी कि D सबशेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए ये। मैं बात करती हूँ F सबशेल की। F सबशेल में बच्चा क्या वैल्यू आएगी हमारी? L की वैल्यू क्या थी? 3। तो L इक्वल्स टू क्या होता है? h/2 पाई अंडर रूट L, L+1, राइट। तो h/2 पाई L की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो L की जगह पे वैल्यू रख दो आप 3, ये आ जाएगा हमारा 3 + 1, तो ये आ जाएगी h/2 पाई, और 3 + 1 4, 4 × 3, 4 3 जा 12, अंडर रूट 12। तो ये आ गई हमारी, जब हमारा F सबशेल होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू होगी। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो बच्चे देखो, हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, राइट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है इन अ सबशेल, मींस शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आता था सबशेल, सबशेल यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है साइज एंड टोटल एनर्जी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है शेप, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है बच्चे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है? एक डब्बा, ऑर्बिटल को याद रखो एक डब्बे से। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे हमने निकाला था कि एक शेल में कितने टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे, वो हमने कैसे किया था? जितना शेल नंबर है उसी के इक्वल टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। इसी तरह से एक
सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, वो कैसे निकालेंगे हम, 2l प्लस 1 से, ठीक है। अब m में l तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इतने होंगे, लेकिन वो ऑर्बिटल्स की वैल्यूज क्या होंगी, वो कैसे पता चलेंगी, ओरिएंटेशंस कैसे पता चलेंगी, वो पता चलेंगी बच्चे। m की वैल्यू होगी जो l की वैल्यू होती है माइनस l से, अगर l की वैल्यू मान लो 1 है तो यहाँ क्या आएगा -1 2 प्लस 1 इंक्लूडिंग 0। -1 से जब आप +1 की तरफ जाते हो तो क्या आता है बीच में, -1 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एस सबशेल की अगर मैं बात करूं, एस सबशेल की बात करें तो हमारे एल की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने हैं एक सबशेल में तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैं लिखती हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो क्या आ जाएगा हमारा 2l प्लस 1। अब आप l की जगह 0 रखिए, l मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो बचा 0 ही होगा, प्लस 1 करेंगे तो l क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे हमारे 1, यानी कि s सबशेल जब होगा तो हमारे पास एक ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। अब वो ऑर्बिटल क्या होगा, अब ये भी हम देखना है। m की वैल्यू क्या होगी, -l 2 प्लस l, l की वैल्यू क्या है s सबशेल के लिए 0 -0 2 प्लस 0, तो बच्चा 0 -0 प्लस 0 आज तक पढ़ा है आपने, नहीं होता है, 0 तो 0 होता है, तो m की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। m की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि एक ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, जो कि आएगा मेरे ये दिस इज हमारा s सबशेल, s सबशेल यानी एक डब्बा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम p सबशेल की। देखिए ये है हमारा p सबशेल, p सबशेल, p सबशेल में आप एक बात बताइए l की वैल्यू क्या होती है, p सबशेल में l की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे आपके पास, 2l प्लस 1, l की वैल्यू 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे p सबशेल में, तीन डब्बे बनेंगे। अब देखिए कौन कौन से, m की वैल्यू -l 2 प्लस l, m क्या l क्या है हमारा l 1 है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है बच्चा 1, तो -1 2 प्लस 1। अब आप -1 से +1 कैसे जाओगे, पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा फिर +1 आएगा, तो -1 0 प्लस 1। अब बना दीजिए 3 डब्बे, p सबशेल के हमारे 3 डब्बे, 1 2 3 बन गया, p सबशेल है। ये क्या हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं p सबशेल, एक का की होगा, एक -1 होगा, एक 0 एक +1, ठीक है। तो ये जो -1 0 +1 है इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है, अब ओरिएंटेशन देखिए, एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। अब ये px py pz बच्चा कोई फिक्स नहीं है कि -1 0 +1 में से किसी एक को हम px कर दे, किसी को py, किसी को pz, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, तो इसीलिए कोई भी px हो सकता है, कोई भी py हो सकता है, कोई भी pz हो सकता है। अब ये बताती है हमें हमारी ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बच्चा हमें पता चलता है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का, इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, ओरिएंटेशन का आपको कैसे पता चलेगा, देखिए px py pz, px की ओरिएंटेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ साइन है हमारे, किस ओरिएंटेशन, x एक्सिस पे, ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया मेरा px। अब बात करूंगी सिमिलरली मैं py, ये है मेरी y एक्सिस, ये है मेरी x एक्सिस, तो py, ये बन गया ओरिएंटेशन। pz, pz क्या बनेगा हमारा, मान लो ये हो गया हमारा z, ठीक है, ये x, तो ये बन जाएगी हमारे पास z एक्सिस पे, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स px ऑर्बिटल में फिल होंगे वो x पे अलाइन करेंगे उनकी ओरिएंटेशन, जो y में फिल होंगे वो y एक्सिस पे लाई करेंगे,
और जो z में फिल होंगे वो z एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p सबशेल। इसमें एक और सबशेल रहता है d सबशेल, वो अभी करते हैं। देखिए बच्चे, s सबशेल कर लिया, p सबशेल कर लिया, अब करेंगे d सबशेल। d सबशेल में l की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हमने पढ़ा था 2l + 1। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 2l + 1। l की जगह क्या रख दो? 2। 2 × 2 + 1 क्या आ जाएगा? 5। यानी कि d सबशेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑर्बिटल्स बोले तो बेटा डब्बा, डब्बा सिंपल याद रखो, डब्बा। s सबशेल में एक डब्बा यानी एक ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 डब्बे यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं, और d सबशेल में बन रहे हैं बच्चे हमारे 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपको अभी जगह है एक और इलेक्ट्रॉन, नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कभी 3-4 को घुसा दो, ऐसा नहीं होता है। एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम, राइट। मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 1 भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए हमारे 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कौन कौन से होंगे वो पता चलेगा m की वैल्यू से। m क्या होगा? -l 2 + l, -l की वैल्यू क्या है? 2, -2 2 + 2। अब -2 से +2 जाने के लिए आप किन किन से गुजर के जाते हो, कौन कौन से बीच में आपके वो आते हैं, काउंटिंग्स आती है। -2, एक सेकेंड गेट खोलती हूँ, आती है आपकी -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 पे आप पहुंचते हो। तो सिमिलरली जब हम m की वैल्यू m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2। तो हमें यहाँ 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो बना दिया हमने 5 ऑर्बिटल्स, एक -2, एक -1, एक 0, एक +1, एक +2। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल्स है बच्चे, तो इसकी ओरिएंटेशंस भी तो 5 होंगी, राइट। लेकिन हम किसी ओरिएंटेशन को, किसी को ये नहीं बोल सकते कि 0 की वैल्यू यही होगी, dx² y² होगी। हो सकता है 0 dy/z हो सकता है -1 dxy हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, राइट। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या ओरिएंटेशंस आती है। एक आती है dxy, xy है तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, dxy। dyz, y और z एक्सिस के बीच में लाई करेंगे। ये जो चीजें हैं, ये जो आप बना रहे हो, ये ओरिएंटेशंस, ये शो करती हैं बच्चे कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम एक फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते कि हमारे एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट है। हम वो एरिया, वो रीजन को डिफाइन कर सकते हैं कि इस रीजन में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए dz क्या होगा? z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, dx² y² के बीच में, यानी x एक्सिस के ऊपर बनाओ और y एक्सिस के ऊपर बनाओ, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। एक होता है dz², dz² में एक रिंग तो आपने बना दी z के ऊपर। ये जो मैंने रेड में बनाई है ना बच्चे, ये है हमारी, ये भी हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग है। ठीक है, तो dz² है, एक रिंग तो z पे बना दी, दूसरी रिंग कहाँ बनाओगे? इसीलिए इस रिंग को कंडेंस्ड फॉर्म में यहां बनाया जाता है, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शो करती है। हर रीजन डिफाइन करता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की इस एरिया में, इस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, अभी बचता है हमारा सिर्फ लास्ट क्वांटम नंबर, जो है हमारा बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। देखिए बच्चे, लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और ये वही क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिफाइन नहीं होता है। पहले के 3 जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर्स हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिफाइन किए जा सकते हैं, बट स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। अब ये होता क्या है, देखो
हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, गोल गोल अपने सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, शेल में, पर्टिकुलर शेल में, ऑर्बिट में रोटेट करता है, राइट। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के साथ साथ बच्चे वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है। वो मान लो हमारा ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड तो गोल गोल घूम ही रहा है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमते हुए वो इसके अराउंड घूम रहा है। तो जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो बच्चे वो सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में घूम सकता है, या तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज या वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल को हमने क्या बोला, डब्बा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, उनमें से एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो कभी भी, स्पिन जो है, स्पिन की डायरेक्शन वो कभी भी सेम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है या फिर दोनों की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है, मस्ट है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पर, ठीक है। तो देखिए, एक को हम लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, एक मैंने बनाया एरो ऊपर, एक का एरो नीचे। इट मींस एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चे, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को +½ और -½ से, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि +½ मेरा क्लॉकवाइज है और -½ एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं। s की वैल्यू +½ भी हो सकती है, -½ अगर आप +½ को क्लॉकवाइज ले रहे हो तो -½ एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अगर आप -½ को क्लॉकवाइज लोगे तो +½ एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। इट मींस ये फिक्स नहीं है कि +½ को मैं क्लॉकवाइज ही बोलूंगी, ये फिक्स नहीं है, राइट, ये वेरी करता है। तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक फाइनली एक समरी शीट रेडी करते हैं अपनी। देखिए, सबसे पहले हमने क्या, क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। सबसे पहला क्वांटम नंबर n क्या था हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, शेल और ऑर्बिट। और क्या डिफाइन करता है ये, एनर्जी और साइज, राइट। फिर बात कर, ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब है L, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या डिफाइन करता है मेरा, सबशेल। शेल के अंदर क्या है, एक सबशेल है। अब सबशेल जो है वो क्या दे रहा है, शेप को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। L हो गया हमारा M। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है हमारा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और क्या डिफाइन कर रहा है ये, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या डिफाइन कर रहा है बच्चे, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है हमारा, ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, स्पिन को डिस्क्राइब करता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट। तो क्या बता रहा है ये बच्चे हमारा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, उसकी खुद की एक्सिस पे, राइट। तो ये है फाइनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल और ऑर्बिट डिफाइन करेगा एनर्जी और साइज को। L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है सब शेल को, डिस्क्राइब करेगा शेप को। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करेगा ऑर्बिटल को, डिस्क्राइब करेगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को। S स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन करेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।